अब ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सोचा एक गलती करके मत आ जाना, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका 159 लीटर एक बैरल में। पेट्रोलियम के प्राइसिंग का पूरा खेल समझिए। 2021 का तुलना हम लोग 2013 से करके देखते हैं, तो 2021 में $70 प्रति बैरल पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो पेट्रोलियम से फिर इसको पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, इसमें सरकार की भी कुछ कॉस्टिंग आती है। अब यहाँ क्या होता है, ना किसी को डॉलर समझ में आता है ना बैरल समझ में आता है। तो बैरल तो बता दिए 159 लीटर होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। इसमें 70 में 72 से गुणा कर देते हैं तो ये रुपया में आ जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं 159 से तो लीटर में आ जाएगा। तो अभी सरकार को जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मिल रहा है वो 31 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। अब इसको सरकार रिफाइन करके बेच रही है 105 रुपया, अलग अलग राज्यों में कहीं 102 है, कहीं 105 106, अलग अलग राज्यों में। इतना भयानक मार्जिन है, जबकि सरकार को प्रति लीटर अगर इसको बेचे पेट्रोलियम को, अगर ये 50 रुपये भी बेचती है सरकार ना, तो भी इसको प्रॉफिट आता है। क्योंकि प्रति लीटर अगर इसको देखते हैं लोग ना, तो 7 रुपये इसकी मार्जिन, मतलब पर लीटर 7 रुपये कॉस्टिंग आ जाएगी, एक रफली आंकड़ा मिला लीजिए तो। लेकिन एकदम फ्री, मतलब एकदम सस्ता भी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। भले बोल दिया गया है कि वैक्सीन देंगे फ्री में, तो वैक्सीन का पैसा नहीं लेंगे तो कहीं और से पैसा लेंगे। तो इतना लंबा मार्जिन रखा गया है पेट्रोलियम पर। अब आप इसकी तुलना करिए पहले के वक्त में, 2013 में। 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसिंग बहुत हाई था। उस समय $110 प्रति बैरल पेट्रोल था, तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से, तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपये प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपये में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज़्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज़्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान EMI पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं लोग, 15-20 हज़ार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहाँ से भरवा पाएंगे 110 रुपये 105 रुपये लीटर पेट्रोलियम। अब ये सब चीज़ें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं लोग। 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके ये मनमोहन सिंह के पास था वहाँ पे। तो उस समय हम लोग के पास केवल $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व था। अभी के वक्त में कितना है, $605 बिलियन है, लेकिन उस वक्त केवल $3 बिलियन, यानी हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। तो हम उस स्थिति से भी उभर के आ गए, क्योंकि अच्छे स्टेप लिए। उसके बाद गुजराल साहब आए, लुकिस्ट पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, मनमोहन सिंह आए, अब मोदी जी चला रहे हैं। तो अभी के वक्त में ना इकोनॉमी बहुत अच्छे से संभालने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब इकोनॉमिस्ट में थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। जिस तरह से मनमोहन सिंह का स्पेशली पूरी दुनिया जानती है उसको इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो उनकी सोच समझते हैं, उनकी तो विपक्ष भी बात बोलते हैं इस बात को। उस कैटेगरी का भी इकोनॉमी संभालने वाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनके इकोनॉमी में भी घोटाले सबसे भयानक हो गए थे। अब महंगाई बढ़ाने के लिए विपक्ष भी कम नहीं है। अब विपक्ष, एक बार मोदी जी से गलती क्या हो गया, बोल दिए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब विपक्ष वाले हर चौराहे पे पकौड़ा छानने लगते थे, सब मोदी जी को बदनाम करने लगते थे, सब प्रधानमंत्री वगैरह। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भाई, सबसे मिस्टेक हो जाता है, हमारे मोदी जी से भी हो गया, लेकिन विपक्ष पीछे ही पड़ गया। मोदी जी ने कहा रुको बताते हैं, सरसों तेल के रेट बढ़ा दिए, ले अब 200 रुपया, अब तो छाने तो पकौड़ा। यहाँ पे सब शांत हो गए लोग छानने वाले। ये विपक्ष वाले कम नहीं है, सब यहाँ पर पकौड़ा छानने के लिए बदनाम कर देता है सब। शायरी सुनिए एक ठो, हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। तो सारे विपक्ष वाले जो बदनाम कर रहे थे लोग ना, देखो आप भुगतो, इसलिए कहते हैं सब सॉरी बोलो, चलो मोदी जी से सॉरी बोलो, सॉरी मोदी जी, अब कोई नहीं बोलेगा ये सब पकौड़ा वकौड़ा वाला बात, आप मान जाइए प्लीज़, गुस्सा मत होइए, मान जाइए, सॉरी कर रहे हैं, इसका सरसों तेल नीचे कर दीजिए, बहुत महंगा हो गया, गरीब इंसान बेचारा मर जाएगा, कहाँ से खाएगा वहाँ पे। अब सोचिए गरीबी कितनी भयानक है इंडिया में। ये समझिए कि लॉकडाउन में जनधन योजना में 500 रुपया आया अकाउंट में, ऐसे 500 करके गवर्नमेंट कई बार भेजी। उस 500 रुपये के लिए बूढ़े लोगों को हमने देखा है जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बेचारे 4-4 घंटे वो लाइन में लगे थे 500 रुपये के लिए।
अब इस 500 रुपये में अगर वो 200 रुपये वाला सरसों तेल खरीदते हैं तो कहाँ जाएंगे? 500 रुपये के लिए इस तरह से लाइन लग जाती है। और ये सब बातें जो ट्विटर पे आती है तो फिर बाहर भी देखने को मिल जाता है ये सब चीज़। और सरकार भी एक आध दिन नया नया हम लोग को कहानी सुना रही है। अब जैसे मान के चले कोवैक्सीन का तो 28 दिन था, स्पुतनिक का 21 दिन, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन कोविडशील्ड में सोचो एक और कहानी डेली सुनिए, पहले 28 दिन पे, फिर 56 दिन पे, फिर कहा गया 90 से 120 दिन पे लगाइए यहाँ पर। अब इसमें हम बोली सुन गए अपने घर पे मम्मी से, हमारी मम्मी को फर्स्ट डोज लगाए हुए 56 दिन हो गए थे, लगभग 15 दिन पहले 56 दिन हो गए थे। तो मम्मी कही कि हम दूसरा डोज लगवा लेते हैं। हम कहे नहीं मत लगाइए, सरकार ने कहा है कि 90 दिन पे लगाइएगा तो इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी। सरकार के पास डाटा है, प्रूफ है, वो प्रूफ के हिसाब से बोलती है, ऑथेंटिक। तो कहे ठीक है हम 90 दिन पे लगाएंगे। तो अभी उनका लगभग 80-82 दिन हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। अब इधर सरकार एक नया नियम लाने जा रही है कि नहीं 60 दिन पे वैक्सीन ठीक था। हमारी मम्मी 56 दिन पे लगवाने जा रही थी, हम रोक के उनको लगा दिया। अभी हेल गया, 80 दिन हेल गया। अब मम्मी हमको कह रही है तोरा पढ़े ले कौन फायदा, तोरा कुछ आता पता नहीं है यहाँ पे। हम कह रहे भाई हम कोनो वैज्ञानिक थोड़े हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से हमको लगा पूरा रिसर्च करके किए होंगे। अब बोली सुन गए हम यहाँ पर। अब सरकार कह रही है कि विपक्ष बदनाम कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ये जो मोबाइल पे कोरोना वाला कॉलर ट्यून बजता है ना, इसको हटा के और कहिए कि सरकार की हर नीतियाँ अच्छी हैं, हर एक डाटा एकदम अच्छा है, आप विपक्ष के बहकावे में मत आए। अब ये कॉलर ट्यून बचेगा यहाँ पर। भाई आप एगो फिक्स कीजिए ना कि पूरा पब्लिक परेशान है, नहीं तो कुछ दिन में सरकार क्या कहेगी, एक के साथ दोनों वैक्सीन लगा लो, एगो दाहिना हाथ में एगो बायां हाथ में, एगो पीछे लगा लो, बूस्टर उड़ जाए एकदम, कोरोना प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। अभी कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था, हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोंपू मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उस जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी। उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBBW प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा। ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया यहाँ पे। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सपर एक बहुत फेमस I was at the top of my game और जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पर, वो भी सेम टाइम पे। As if she'd curse me. This is what I'd always wanted, to have all eyes on me. But you know what? It's scary when you get what you want. ओए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? Please, अभी नहीं, बहुत अच्छी चढ़ी है। Romy, this guy here is your soulmate. देखा, जेन्युइन है। Your hate for me? Can I? ये एक आर्ट था लियोनार्डो दा विंची। इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया। अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सपर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है, जो BBBW प्रोग्राम में, जिसमें भारत भी को भी शामिल करने की बात की गई। अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को, इससे बहस नहीं है। लेकिन भारत को इसने इस टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है। तो देखिए भारत को उसने हाथी का शक्ल दिया और यहाँ नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है। तो इस चुट्टे ने हाथी का शक्ल दिया यहाँ पर। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा। देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं। इन लोगों के साथ क्या किया, ये इनके देश का मैटर है, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर। हमारे देश को देखिए, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें। लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना, और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गए थे। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए यहाँ पे, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है, और यहाँ पर एक और सलाइन चल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सपर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा। इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र दिखा रहा है। और जब हरामीपन कर, भारत में हिंदू की आस्था है,
ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ है, वो गोमूत्र कोई प्यास बुझाने के लिए नहीं पूछते हैं, उनकी आस्था है किसी के में उसमें नहीं जाना चाहिए, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अब यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है, अरे भाई साहब हमारे यहाँ आस्था है, कोई गंगा जल में विश्वास करता है तो कोई आबे जमजम में विश्वास करता है। तो इस तरह का मजाक, वो भी वो देश जो कोरोना फैलाया पूरी दुनिया में, उस हरामी के बच्चे ने दिखाया कि इस तरह की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है चाइना को। उसकी सरकारी मीडिया इतना हिम्मत कर सकती है क्योंकि चीन की मीडिया जो लिखती है वो ये माना जाता है कि चीन की सरकार के कहने पे लिखी है, क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब। इस तरह का मैगजीन क्या हमारे फ्रंट पेज पे छप सकता है? फादर ऑफ कोरोना, फादर डे के दिन सबसे अच्छा इमेज अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। हमारे न्यूज़पेपर पे ये छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन, ये शी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है? इसका बेटे ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लेकिन नहीं, हम लोग चाइना का नाम आता है तो सोच समझ के काम करने लगते हैं। हम लोग को भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। भारत यहाँ कुछ खास स्टेप नहीं ले लेता है, वहां पर खुल के बोलना चाहिए कि ये कोरोना जो है चाइना की देन है, वो वुहान लैब से लीक हुआ था। जब श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की जांच एलटीटी के खिलाफ यूएनओ में हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जांच यूएनओ में हो सकता है, हमास इजराइल का मामला, इजराइल ने कितने रॉकेट मारे, कितने मिसाइल मारे, इसकी जांच अगर यूएनओ में हो सकती है तो बताइए कोरोना की वजह से चाइना ने इतना कोरोना फैलाया, लाखों करोड़ों लोग की जान गई, इसकी जांच क्यों नहीं होगी यूएनओ में? और अगर यूएनओ जांच नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए साला, यूएनओ किस काम का है? यहाँ हमारे यहाँ लाशें बिछ गई और